देश हित का। देश हित यानी ऐसी खबरें जो देश के हित से जुड़ी हैं, आपके हित से जुड़ी हैं। और देश हित में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सभी नेताओं को लोकप्रियता की रेस में हरा दिया है। और साथ ही देश हित में आज आप देखेंगे मोदी की स्पेशल राजपथ फोर्स। याद रखिए, आज से 5 दिन बाद भारत यानी हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। पूरी खबर पूरे डिटेल के साथ जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस। प्रस्तुतकर्ता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड पतंजलि च्यवनप्राश। प्रायोजक अंबा शक्ति SDTMT, लार्जेस्ट प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया, वर्ल्ड रिनाउंड टेक्नोलॉजी। 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। बड़े भैया को पहचानिए, ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की पहचान बड़े भैया। agrwalpackers.in, DRS ग्रुप। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की पहचान ये चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 300 300। 50 साल पुरानी रामू रतले वाली खांसी की गुणकारी दवा है कासमधु कफ सिरप और एनर्जिक 31 हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर। थकान कमजोरी दूर करे, अनेक रोगों से बचाए। एनर्जिक 31 कैप्सूल। यूपी में बीजेपी ने जारी की 85 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। रायबरेली से अदिति सिंह और कन्नौज से असीम अरुण को टिकट। चुनाव से पहले गोवा में बीजेपी में बड़ी बगावत। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर पणजी से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. पंजाब के लिए बीजेपी ने जारी की 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 12 किसान और 8 अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को दिया टिकट। आने वाले पंजाब चुनावों के लिए भाजपा ने 34 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषणा कर रही। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल फिर आमने सामने। उपराज्यपाल के वीकेंड कर्फ्यू नहीं हटाने के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। गाजियाबाद में ठीक है, गुड़गांव के अंदर ठीक है, दिल्ली के अंदर खराब है। तो ये दोहरी नीति जो है। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। परिवार ने किया स्वागत। I'm very happy to hear that Netaji said. पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर भारत की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान की फंडिंग से चलने वाले 35 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट पर प्रतिबंध। छब्बीस जनवरी को आतंकी हमले की धमकी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल राजपथ फोर्स तैयार हो चुकी है। ये ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसका नाम सुनकर आतंकवादी कांपते हैं और नक्सली थर्राते हैं। 26 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर होंगे, तब ये स्पेशल फोर्स उनकी और पूरी दिल्ली की सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगी। क्या है खास इस फोर्स में, डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेशल राजपथ फोर्स। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर में जिन्हें देखकर आतंकवादी कांपने लगते हैं, वो जवान राजपथ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात होंगे। नक्सल बेल्ट में जिन्हें देखकर माओवादियों के पसीने छूटते हैं, वो जवान राजपथ पर प्रधानमंत्री का सुरक्षा कवच बने। जिनकी मौजूदगी भर से खालिस्तानियों, पाकिस्तानी आतंकवादियों और नक्सलवादियों में खलबली मच जाती है, वो राजपथ पर तैनात हैं। और इसलिए आप 100% भरोसे के साथ कह सकते हैं कि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब सवाल है, वो जवान कौन है?
इनके बारे में बताने से पहले आपको प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे के बारे में समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पहले घेरे में एसपीजी जवान आते हैं, यानी एसपीजी की टीम पीएम के सबसे ज्यादा करीब होती है। दूसरा घेरा पर्सनल सिक्योरिटी का है। तीसरे घेरे में एनएसजी के जवान आते हैं। चौथे घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस के अधिकारी होते हैं और पांचवें घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस के जवान होते हैं। यानी जिस राज्य में प्रधानमंत्री होंगे वहां की पुलिस पांचवें घेरे में होती है। जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चौथे और पांचवें घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शामिल होते हैं। सुरक्षा के इन घेरों को इस बार राजपथ पर पहले से ज्यादा मजबूत किया जाएगा। 26 जनवरी को आतंकी खतरे के अलर्ट के बीच गृह मंत्रालय ने राजपथ पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेदना आतंकियों के लिए असंभव है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ ने 26 जनवरी को देखते हुए एक क्विक एक्शन टीम बनाई है जिसकी तैनाती दिल्ली में खासकर राजपथ और उसके आसपास के इलाकों में होगी। इस टीम में चुन चुनकर ऐसे जवान शामिल किए गए हैं जिन्हें आतंकवादियों और नक्सलवादियों दोनों से निपटने का जबरदस्त अनुभव है। यानी वो जवान जिन्होंने कश्मीर से लेकर नक्सल एरिया में सफल ऑपरेशन किए हो, वो 26 जनवरी को राजपथ के पहरेदार बनेगी। राजपथ का सुरक्षा घेरा कितना मजबूत है, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। लगभग 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। 50,000 से ज्यादा जवानों को राजपथ से लेकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक लगाया गया है ड्यूटी पर। इसके अलावा कंट्रोल रूम अलग अलग जगह बनाया गया है सीसीटीवी से लैस, और हर वक्त उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस बार हाइब्रिड आतंकवादियों को लेकर भी सावधान है। हाइब्रिड आतंकवादी मतलब ऐसे आतंकी जो सुरक्षा बलों की लिस्ट में नहीं है और जिन्हें किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए सिर्फ 1 से 2 बार भेजा जा सकता है। ऐसे आतंकियों की पहचान आसान नहीं होती। कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार भी हाइब्रिड आतंकियों को बड़ी चुनौती मानते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है, अगर टेररिज्म की बात करें तो उसमें 2 चैलेंज हमारे रहेगा। एक हाइब्रिड टेररिस्ट का, हाइब्रिड टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करके पहले पकड़ लेना, उसको गलत काम करने से पहले रोक लेना, और अगर नहीं पता चला तो उसको इनकाउंटर न्यूट्रलाइज करना, यह चैलेंज रहेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक साल 2021 में जम्मू कश्मीर में छुट्टी पर घर गए पुलिस कर्मियों से लेकर स्थानीय नेताओं पर हुए ज्यादातर आतंकी हमले में हाइब्रिड आतंकी ही शामिल थे। साल 2022 में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी हाइब्रिड मिलिटेंसी, क्योंकि इन मिलिटेंटों की पहचान न होने के कारण अब तक सुरक्षा बलों को इन्हें मारने या पकड़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब सुरक्षा बलों का कहना है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रिड को स्ट्रांग करने के कारण वे इस हाइब्रिड मिलिटेंसी नेटवर्क को क्रैक करने में सक्षम रहेंगे। इस तरह के हाइब्रिड आतंकी सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी मौजूद हो सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह दिल्ली में विस्फोटक बरामद हुए। यानी आतंकी खतरा कदम कदम पर है, लेकिन राजपथ पर तैनात स्पेशल फोर्स के होते हुए न प्रधानमंत्री को घबराने की जरूरत है और न ही आपको। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ राजू राज, जी मीडिया, राजपथ, दिल्ली। देशहित में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खालिस्तान ने भी बड़ी साजिश रची है। साजिश प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की, साजिश दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए, कश्मीरियों को भड़काने की, और इस साजिश के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक गुड न्यूज यानी अच्छी खबर हम बताते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक ग्लोबल एजेंसी ने अपने नए सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया है।
प्रधानमंत्री मोदी की 71% अप्रूवल रेटिंग्स हैं, यानी 71% लोगों में पीएम मोदी की स्वीकार्यता है। और इस नए सर्वे में इतनी ज्यादा रेटिंग सोचिए जरा, दुनिया के किसी दूसरे नेता को नहीं मिल पाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग्स की बात की जाए तो उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 43% ही है। तो ये बताने के लिए काफी कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इस वक्त किस लेवल पर है। विश्व के लिए आशा का किरण बन करके खड़े हुए हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। मोदी, ये नाम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रियता का सबसे बड़ा ब्रांड है। और ब्रांड मोदी के आगे सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कहीं नहीं ठहरते। अमेरिका की एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने ताजा सर्वे में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा 71% अप्रूवल रेटिंग मिली है, यानी मोदी 71% लोगों के चहेते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 43% अप्रूवल रेटिंग मिली है, यानी पीएम मोदी से 28% कम, और वो छठे नंबर पर है। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो भी 43% रेटिंग के साथ लोकप्रियता की लिस्ट में बाइडेन की बराबरी पर है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 48% अप्रूवल रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रेटिंग सिर्फ 26% है और वो इस तरह टॉप 10 से भी बाहर है। यानी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। कोविड काल में जब भारत कोरोना के खतरे से लड़ रहा है, इन मुश्किल चुनौतियों के बीच भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है। कोरोना मैनेजमेंट और इसके बाद नोटबंदी, उसके पहले नोटबंदी, जीएसटी, सबको लेकर के लोगों में खिन्नता भी थी, पर इसके बावजूद अगर आम लोगों में उसकी छवि है तो ये खास बात है। इससे लगता है कि नरेंद्र मोदी में कुछ तो जादू है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी देखा है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी जो बाइडेन से बहुत आगे है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 करोड़ 48 लाख फॉलोअर्स हैं और जो बाइडेन के सिर्फ 3 करोड़ 22 लाख फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 6.5 करोड़ है और जो बाइडेन के फॉलोअर्स की संख्या 1.25 करोड़। फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी को 4 करोड़ 67 लाख लोग फॉलो करते हैं और जो बाइडेन के सिर्फ 1 करोड़ 14 लाख फॉलोअर्स हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति मुकाबले में दूर दूर तक कहीं नहीं। जिस ग्लोबल एजेंसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता का खिताब दिया है, वो खुद एक अमेरिकी एजेंसी है। चुनावी मौसम में आए इस ग्लोबल सर्वे से बीजेपी भी गदगद है। आदरणीय मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तुलना में दुगुना तिगुना अधिक लोकप्रियता हासिल करके यह सिद्ध कर रहे हैं कि वह जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से सतत भारतीयों का विकास कर रहे हैं। इससे पहले नवंबर में कराए गए ग्लोबल सर्वे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही टॉप पर थे। इस ग्लोबल सर्वे को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को वर्ल्ड लीडर के रूप में दुनिया अब स्वीकार कर रही है। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। अब आपके लिए देखना भी जरूरी है कि पीओके के लोग पाकिस्तान के जुल्म से किस तरह आजादी चाहते हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीओके ने पुकारा है। मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है, ना पुलिस के ना किसी और के, गैर मुस्लिमों के रकबे। पीओके के मुजफ्फराबाद का रहने वाला मलिक वसीम इस वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांग रहा है। मदद इसलिए मांग रहा है क्योंकि पाकिस्तानी वर्दी का अत्याचार अब इससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुजफ्फराबाद में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ठीक पीछे वसीम का घर है।
इसका दावा है कि पाकिस्तानी पुलिस ने उसका घर बिना किसी वजह से सील कर दिया और इस भीषण ठंड में उसके परिवार को जबरन घर से बाहर सड़क पर बिठा दिया। इस वीडियो में सड़क पर वसीम का परिवार दिख रहा है। ये देखिए, सड़क पर 3 महिलाएं हैं और 3 छोटे छोटे बच्चे। दूसरी तरफ हाथ में डंडे लिए पाकिस्तान के पुलिसकर्मी खड़े हैं। सुनिए मुजफ्फराबाद के वसीम की ये अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। ठीक है, आज इन्होंने हमें पे दखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ। वसीम के मुताबिक उसकी जमीन पर एक दबंग कब्जा करना चाहता है और इस मकसद में उसकी मदद पाकिस्तान की पुलिस कर रही है। पीओके में स्थानीय लोगों पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस का अत्याचार किसी से छिपा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की आवाज दुनिया ने इससे पहले कभी न सुनी। पीओके में रहने वाला हर अमन पसंद नागरिक, फिर वो वसीम हो या वकार, हर वो शख्स जो पाकिस्तान के जुल्म से परेशान है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उम्मीद दिखती है। पीओके के उन लोगों को लगता है कि उनकी कसक मोदी ही पूरी कर सकते हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पीओके वाली कसक के बारे में बताया था। तब वो राजौरी में सेना के साथ दिवाली मनाने आए थे। मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही पीओके से लेकर बलोचिस्तान में रहने वाले लाखों लोगों में ये भरोसा जगा है कि उन्हें पाकिस्तान के अन्याय से जल्द मुक्ति मिलेगी। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे लोगों को लाल किले से धन्यवाद भेजा था। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद तो इस्लामाबाद को भी डर सताने लगा कि कहीं अब जल्द ही पीओके पर तिरंगा न लहराने लगे। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? दुनिया जानती है कि पीओके की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की फैक्ट्री लगाने के लिए करता है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया को गुमराह करने के लिए कश्मीर पर दुष्प्रचार करते हैं और पीओके का सच छिपाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान आर्मी पिछले 7 दशक से भी ज्यादा समय पर आम कश्मीरी नागरिकों पे हर तरह का मानव अधिकारों का हनन और अत्याचार करती है और पाकिस्तान आर्मी उनके पीओके के कश्मीरी नागरिकों के घर जला देती है, उनके महिलाओं और बच्चों को उठा के ले जाते हैं। वहाँ पर नागरिकों को किसी भी प्रकार के डेमोक्रेटिक अधिकार नहीं है, उनको कोई तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं और उनका जीवन जो है वो बद से भी बदतर होता जा रहा है। आज इमरान खान को भी समझने की जरूरत है कि विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर कहाँ है और पीओके कहाँ है। जम्मू कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आबादी 52 लाख। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 रुपए है तो पीओके में सिर्फ 74,000 रुपए। जम्मू कश्मीर में 12 यूनिवर्सिटीज हैं तो पीओके में सिर्फ 6। जम्मू कश्मीर में 4 एयरपोर्ट हैं और पीओके में सिर्फ 2।
जम्मू कश्मीर में 1650 मरीज पर एक डॉक्टर है, जबकि पीओके में 5000 मरीजों पर एक डॉक्टर। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है और इस वर्ष 15 अगस्त को भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। दुआ कीजिए कि 75वीं वर्षगांठ से पहले पीओके में भी तिरंगा लहराए और वहां के लाखों लोगों को पाकिस्तान के अत्याचार से हमेशा के लिए आजादी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेल में कैदी पेट में ट्रिंकरिंग। तिहाड़ में मोबाइल की एंट्री कैसे? अभी तक हम लोग टोटल 10 मोबाइल निकाल चुके हैं। कई बार ड्रग्स के पैकेट भी होते हैं। एक केस में तो हमने सर्जिकल ब्लेड भी निकाला है। अस्पताल में खुला बड़ा रहस्य। जब कैदी को यहाँ लाया जाता है और उसका एक्सरे किया जाता है तो पता चलता है कि उसके पेट में 7 इंच का मोबाइल फोन था। पेट के अंदर क्या क्या छिपाया? देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित माने जाने वाली जेल तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल से अक्सर कैदियों के पास मोबाइल फोन बरामद किए जाते हैं। कई बार तिहाड़ से कैदी वीडियोस भी जारी कर देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मोबाइल फोन इतनी सुरक्षित जेलों में पहुंचते कैसे हैं? अब ये मिस्ट्री खुली है और जो सच सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। तिहाड़ जेल के कैदी के पेट से, जी हां, पेट से मोबाइल फोन निकला है। कैदी ने इस मोबाइल फोन को निगल लिया था। योजना इस फोन को उगल कर इस्तेमाल करने की थी, लेकिन ये कैदी अस्पताल पहुंच गए। ये एक इंसान के पेट के अंदर का वीडियो है, जहां होना तो खाना चाहिए था, लेकिन निकला एक मोबाइल फोन। जी हां, वही मोबाइल फोन जिसका हम और आप बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मोबाइल फोन डॉक्टरों को एक कैदी के पेट से निकालना पड़ा। लेकिन कौन था ये कैदी और उसके पेट में मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? इसे जानने से पहले आप समझिए पेट में मोबाइल फोन की ये मिस्ट्री शुरू कहां से होती है। ये देश का सबसे सुरक्षित कहा जाने वाला तिहाड़ जेल है। कई खूंखार और बड़े अपराधी इस जेल में बंद हैं। हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए यहाँ की सुरक्षा भी बेहद कड़ी होती है। लेकिन फिर भी तिहाड़ जेल में अक्सर कैदियों के पास से मोबाइल फोन बरामद होते रहते हैं, जिनका इस्तेमाल कई बार जेल के अंदर से अपना नेटवर्क चलाने के लिए भी ये कैदी करते हैं। और जेल के अंदर कैदियों की इसी जरूरत से शुरू होती है पेट में मोबाइल फोन की मिस्ट्री, जो शुरू हुई तिहाड़ जेल से और खत्म हुई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में। 15 जनवरी को दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में एक कैदी को लाया जाता है जो तिहाड़ जेल से आता है। जब कैदी को यहाँ लाया जाता है और उसका एक्सरे किया जाता है तो पता चलता है कि उसके पेट में 7 इंच का मोबाइल फोन था। उसके बाद यहाँ की जो डॉक्टर की टीम है उस कैदी को इंडोस्कोपी के जरिए बिना ऑपरेशन किए उस मोबाइल फोन को निकालते हैं। चलिए अब हम आपको कैदी के पेट में मोबाइल की पूरी कहानी बताते हैं। तिहाड़ जेल में एक कैदी ने पेट दर्द होने की शिकायत की। इसके बाद 15 जनवरी को उसे जीबी पंत अस्पताल लेकर जाएंगे। संतोष नाम के इस कैदी ने एक मोबाइल फोन निगल लिया था। मोबाइल फोन को पुलिस से छिपाने के लिए इस कैदी ने मोबाइल फोन को निगला था। कैदी अस्पताल पहुंचा और अब डॉक्टरों के सामने कैदी के पेट से मोबाइल फोन निकालने की चुनौती खड़ी थी। एक्सरे देखने से पता लगा कि वो उसमें एक मोबाइल फोन से ऐसा लग रहा था और हमारा पिछला एक्सपीरियंस था कि हम एक्सरे में पहचान सकते हैं मोबाइल फोन। नॉर्मली तो सिर्फ एक वो सीधी सी लाइन दिखती है। निकालना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। 5-7 सेंटीमीटर का मोबाइल था और आपको ये भी एहतियात बरतना पड़ता है कि खाने की नली या पेट में कोई किसी तरह का घाव ना हो। एक शख्स के पेट से मोबाइल निकालना बड़ी चुनौती थी, लेकिन जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टरों की टीम को इस काम में महारत हासिल है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टरों ने बगैर ऑपरेशन ये मोबाइल फोन बाहर भी निकाल दिया। इसके लिए एंडोस्कोपी का सहारा लिया गया। निकालने में ओवरऑल 10 से 15 मिनट का समय लगता है और पिछला हम जो 8-10 मोबाइल निकाल चुके हैं अभी तक, एक्सपीरियंस के कारण अब 10-15 मिनट से ज्यादा लगता है। सबसे खास बात है, कैदी के पेट से मोबाइल निकालने के आधे घंटे बाद डॉक्टरों ने इस कैदी को डिस्चार्ज भी कर दिया। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं,
जब किसी कैदी के पेट से मोबाइल फोन निकाला गया। अस्पताल में ऐसे कैदी भी लाए गए जिन्होंने कई फोन एक साथ निकल रखे थे। एक ऐसा भी कैदी यहाँ पर आया जो 3 मोबाइल फोन को इनहेल कर लिया गया और उसके बाद उसका मोबाइल फोन इसी जीबी पंत अस्पताल में निकाला गया। जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर भी ये देखकर चौंके थे। आखिरकार कैदी ने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? आप भी ये सोच रहे होंगे आखिरकार किस तरह ये अपराधी एक साथ 3 फोन निकल लेते हैं। कैदी के पेट से फोन निकालने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने इस बात का भी खुलासा किया। एक खाया, फिर उसके बाद आपने दूसरा खाया, प्रोसेस सेम है, और तीसरा फिर उसके बाद 2-4 दिन के अंतर पे आपने खा लिया। अब आप 3 मोबाइल अपने पेट में रख के अंदर जा सकते हैं। तिहाड़ जेल के कैदी के मोबाइल निगलने की घटना के बाद जेल में मोबाइल की एंट्री का एक और रूट सामने आ गया है, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। तिहाड़ जेल के अंदर कई ऐसे कैदी हैं जब वो पेशी के दौरान आते हैं तो मोबाइल फ़ोन को वो निकल जाते हैं, और जब तिहाड़ जेल के अंदर वो पहुंचते हैं तो खूब सारा तेल पीते हैं, जिसके जरिए उन्हें उल्टियां होती है और उल्टियों के बाद वो मोबाइल निकाला जाता है और उस मोबाइल का इस्तेमाल वो तिहाड़ जेल के अंदर करते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि तिहाड़ के अंदर मोबाइल फ़ोन किस तरीके से पहुंचाया जाता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल गलत गतिविधियों के लिए किया जाता है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तिहाड़ जेल में मोबाइल फोन पहुंचने का एक रूट तो मिल गया, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं, जैसे इन मोबाइल फोन को कैदी पेट से बाहर कैसे निकालते थे। इसके अलावा कैदियों के पेट में ये मोबाइल फोन कैसे सुरक्षित रहते थे, और मोबाइल फोन के अलावा पेट में छिपाकर कौन कौन सी चीजें अंदर लाई जाती हैं। देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में सेंध लगाने के लिए कैदियों ने निकाली एक ऐसी तरकीब जिसके बारे में सुरक्षा कर्मियों ने सोचा ही नहीं होगा। लेकिन जब एक बार कैदी के पेट में मोबाइल फोन मिल गया तो कई राज एक एक करके बाहर आने लगे। एक राज ये भी था आखिरकार इन कैदियों को फोन निगलने का मौका कब और कहां मिलता था। कैदियों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेल से जब ये कैदी पेशी के लिए बाहर निकलते थे उस वक्त इनके साथी इन तक फोन पहुंचाने की साजिश को अंजाम दिया करते थे। तिहाड़ के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचता है ये भी साफ है कि कैदी जब वो पेशी के लिए आते हैं तो उन्हें मोबाइल फोन किसी तरह उनके पास पहुंचता है, उस मोबाइल फोन को वो निगल जाते हैं। एक राज ये भी था आखिरकार ये कैदी मोबाइल निगलने के बाद इसे वापस अपने पेट से निकालते कैसे थे। इसका खुलासा भी जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टरों ने किया है। निकालने के लिए उल्टी इंड्यूस करते हैं। उल्टी के लिए वही मोस्ट कॉमन तो वही है कि आप खूब सारा तेल पी लें, जो कोई भी एडिबल ऑयल हो, जो भी मिलता हो वो आप खूब सारा पी लें। उल्टी उससे शुरू हो जाती है और उसी के साथ मोबाइल भी बाहर आ जाता है। इसके लिए कैदी ढेर सारा तेल पिया करते थे। ये अपराधी इतने पेशेवर होते हैं कि मोबाइल फोन निगलना और उगलना उनके लिए बेहद आसान काम होता है, लेकिन जब वो ऐसा करने में नाकाम होते थे तब उन्हें अस्पताल की याद आया करती थी। अगर ये वापस बाहर नहीं निकलता है उल्टी के जरिए या किसी तरीके से ये पकड़ में आ जाता है एक्सरेज में या किसी भी तरीके का, सो फिर हमारे पास वो मरीज आते हैं उनको निकालने के लिए। चलिए अब आप ये भी समझिए किस तरह मोबाइल फोन को ये अपराधी अपने पेट के अंदर सुरक्षित रखते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक पेट का एसिड मोबाइल फोन के लिए खतरनाक है। पेट में बनने वाले एसिड से मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है। ये अपराधी मोबाइल को प्लास्टिक से रैप करते हैं। मोबाइल निगलने से पहले ये अपराधी 2 प्लास्टिक के बीच मिथाइलिन ब्लू डालते हैं ताकि पेट में पैकेट के फटने पर कैदियों को इसकी जानकारी मिल सके। 2 प्लास्टिक के बीच में एक रंगीन पदार्थ डाल देते हैं जिसे मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं, ताकि अगर पैकेट फटे तो उनका पेशाब नीले रंग का आने लगे, जैसा भी डॉक्टर अशोक ने बताया, ताकि उनको पता लग जाएगा कि अब पैकेट फट गया है, अब हमारे मोबाइल पे खतरा हो सकता है, सो उसको जल्दी से जल्दी निकालना है। लेकिन ऐसा नहीं कि कैदी पेट में सिर्फ मोबाइल फोन छिपाकर जेल के अंदर लाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैदियों के पेट से मोबाइल फोन के अलावा ड्रग्स के पैकेट और सर्जिकल ब्लेड्स भी निकाली गई हैं। जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टरों ने तो पेट से सुइयां भी निकाली है, लेकिन पेट में ऐसी चीजों के पड़े रहने का सेहत पर क्या असर हो सकता है आप भी जान लीजिए।
हेल्थ वाइज चूंकि ये फोन जो बने होते हैं इनर्ट मटेरियल के बने होते हैं, बाहर से प्लास्टिक बॉडी होती है या कोई भी इनर्ट मटेरियल होगा, सो उसकी वजह से कोई पेट के अंदर डैमेज होगा ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक फॉरेन बॉडी अगर आपके पेट में भरी रहेगी तो आपको भूख कम लगना लगेगी, उल्टी का सेंसेशन ज्यादा रहेगा, और अगर ज्यादा उल्टी होती है तो खून आने का संभावना बनी रहती है। कुल मिलाकर इस खुलासे के बाद अब जेल में लाए जाने वाले कैदियों की स्कैनिंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या वक्त आ चुका है जेल में लाए जाने वाले कैदियों के कपड़ों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की अंदर से भी जांच होनी चाहिए। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और देश हित में अब बात करते हैं एक बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई की। तमिलनाडु के तंजावुर में स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले अपने बयान में इस बेटी ने आरोप लगाया कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अब इस बेटी की मौत के बाद तमिलनाडु में उसे इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। यार कहते हैं ये तमिलनाडु की एक बेटी की गवाही है जो उसने मरने से पहले कैमरे के सामने दी थी। इस गवाही में इस बेटी ने आरोप लगाया था कि उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। अपनी बात कहने के बाद ये बेटी बहुत देर तक जीवित नहीं रह पाई, लेकिन परिजनों को अभी तक इंसाफ का इंतजार है। इसी इंसाफ के लिए तमिलनाडु में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर है। एक बेटी के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। आरोप है तमिलनाडु के तंजावुर में कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किए जाने पर खुदकुशी कर ली, और अब तमिलनाडु में इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में धर्मांतरण के एंगल से इनकार किया है और जांच जारी होने की बात कही है। அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லயும் சரி, போலீஸ் रिकॉर्ड பண்ண वीडियो स्टेटमेंटலயும் சரி, एक तरफ पुलिस धर्मांतरण की बात से इनकार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित का वीडियो कुछ और ही बयान कर रहा है। सुनिए किस तरह इस बेटी ने कैमरे के सामने धर्मांतरण के लिए दबाव की बात कही थी। यार कहते हैं पेरे राकेल மைக்கேல் மேரியா ராக்கேல் மேரி வேற என்ன சொன்னாங்க? इस पूरी घटना पर लोगों में काफी गुस्सा है। सोशल मीडिया पर भी न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष ने भी इस बेटी का वीडियो शेयर किया। इस घटना के बाद तंजावुर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस मामले में पीड़ित के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही संस्था ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मामले की जांच कर रही अधिकारी पर आरोप लगाया है। संस्था के मुताबिक धर्म परिवर्तन मामले की जांच प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। इस संस्था ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्कूल की वार्डन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई न होने और धर्मांतरण के मुद्दे को दबाने की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। सिद्धार्थ एमपी, जी मीडिया, चेन्नई। देश हित में बात करते हैं यूपी चुनाव में कांग्रेस के चेहरे की। यूपी में जोर आजमाइश कर रही सभी बड़ी पार्टियों के मुख्यमंत्री पद के चेहरे सामने। अब कांग्रेस की तरफ से भी चेहरे पर दांव खेला जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश में खुद को ही कांग्रेस का चेहरा बता दिया। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? चेहरा ही पार्टी का मोहरा बदलता है। चेहरा ही जीत की गारंटी होता है। चेहरा ही वो ब्रांड होता है जिसके सहारे राजनीतिक पार्टियां अपने कमजोर प्रोडक्ट को भी सेल कर देती है। यूपी में बीजेपी का चेहरा सामने है, समाजवादी पार्टी का चेहरा भी सामने है और बीएसपी का चेहरा भी सामने है, और अब कांग्रेस भी चेहरे की लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहती। यूपी में चेहरे की लड़ाई में अब सबसे बड़ी एंट्री प्रियंका वाड्रा की हुई है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा होने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है?
जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी। तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा जी। अब समझिए प्रियंका वाड्रा ने अपना नाम क्यों आगे किया। इसके जरिए प्रियंका यूपी में कांग्रेस के लिए कुछ संभावनाएं बनाने की कोशिश कर रही हैं। यूपी में कांग्रेस कहीं से भी रेस में नहीं दिखती। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद प्रियंका वाड्रा का बतौर सीएम चेहरा होना पार्टी को सम्मानजनक सीट दिलवा सके। लेकिन सर्वे क्या कहता है वो भी समझिए। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स की तरफ से प्रदेश का जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया गया, उसमें प्रियंका वाड्रा को भी कुछ लोग सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। जी न्यूज ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को 47% लोग सीएम के तौर पर चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव को 35% लोग पसंद करते हैं, जबकि प्रियंका वाड्रा को भी 5% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। कांग्रेस को यही 5% की उम्मीद मजबूती दे रही है। वैसे इस बार यूपी का चुनावी मुकाबला सिर्फ मुद्दों, जातियों या टिकट बंटवारे पर ही नहीं टिका। मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, ये भी काफी कुछ तय करेगा। ऐसे में चुनावी लड़ाई हर पार्टी में ब्रांड के आसपास घूमने लगी है। हर गठबंधन ये जताने में जुटा है कि उसका ब्रांड सबसे करिश्माई है, बाकी सब फीके हैं। 2022 के चुनाव में हम 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और इन जिन्नावादियों को राष्ट्रवादी लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ब्रांड की इस लड़ाई में अब कांग्रेस का सबसे असरदार यानी पारिवारिक ब्रांड सामने आ चुका है। सर्वे तो प्रियंका के चेहरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस ऐलान के बाद क्या तस्वीर थोड़ी बहुत बदलेगी, इसका इंतजार बाकी है। दिल्ली वाले फॉर्मूले के सहारे उत्तर प्रदेश में भी कई सियासी दल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में फ्री का मुद्दा खूब चल रहा है और इस बार कई राजनीतिक दल नौकरी और रोजगार को मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये फ्री वाले मुद्दे और नौकरी रोजगार के सहारे आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या विपक्ष मजबूत हो पाएगा। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.